हेलो फ्रेंड्स, 30 अप्रैल की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 6 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है रोहतगी ब्रेसेस टू डिफेंड इंडिया एट यूएनएचआरसी। तो ये है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। तो ये जिनीवा में हेडक्वार्टर्ड है। ये 47 मेंबर काउंसिल है। तो यहाँ पे मेंबर्स इलेक्ट होते हैं फॉर 3 ईयर टर्म। 3 ईयर टर्म के लिए उनको मेंबरशिप मिलती है और ये पीयर रिव्यू से यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू किया जाता है। मतलब हर एक कंट्री का 5 साल में एक बार यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू होता है और अब इंडिया का ड्यू है, तो ये अब होने वाला है इस हफ्ते। तो ये इंडिया के अटॉर्नी जनरल मिस्टर मुकुल रोहतगी अटेंड करेंगे। अराउंड 4 आवर का सेशन होगा जहाँ पे इंडिया के ऊपर जो एलिगेशन है ह्यूमन राइट्स वायलेशन के, जैसे कि अबाउट वायलेशन इन जम्मू एंड कश्मीर, अबाउट माइनॉरिटी राइट्स, जो एनजीओ के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट नॉर्म्स आ रहे हैं, इवन रिगार्डिंग आर्टिकल 377 जो कॉन्स्टिट्यूशन में है रिगार्डिंग गे राइट्स, फिर जम्मू एंड कश्मीर आर्म फोर्सेज एक्ट, आफ्सपा आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट। तो ये जो आफ्सपा एक्ट है जम्मू एंड कश्मीर में भी और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, उनके अंदर सोल्जर्स को इम्यूनिटी दी जाती है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से, तो ये निकालने के लिए भी डिमांड्स है। तो ये सारे चीजों को अटॉर्नी जनरल यहाँ रिस्पॉन्ड करेंगे। इवन ये क्वेश्चन भी डाला गया है कि इंडिया ने कन्वेंशन ऑन टॉर्चर को रेटिफाई क्यों नहीं किया। इंडिया ने इसको ऑलरेडी साइन किया है, ये यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन है, पर रेटिफाई नहीं किया। तो उसको भी क्वेश्चन किया जा रहा है कि साइन तो 1997 में ही हो गया, तो अगर रेटिफाई करेगी कोई कंट्री कन्वेंशन को तो फिर वो उनके लिए मैंडेटरी हो जाता है, उनको वो फुलफिल करने होते हैं उसके ऑब्लिगेशंस। तो इंडिया ने ये नहीं किया है। फिर काउ विजिलेंटिज्म के ऊपर क्वेश्चंस है। फिर लव जिहाद जो कहा जाता है, जो इंटर कम्युनिटी मैरिजेस को लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है, तो उसके ऊपर वायलेंस होते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस रेज किए गए हैं बाकी कंट्रीज से। तो ये रिस्पॉन्ड किए जाएंगे इसको। तो ये न्यूज है। ये कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर जो है ये 1975 में अडॉप्ट होके 1984 में साइन हुआ था और ये इफेक्टिव भी 1987 में हो गया है। तो 1997 में इंडिया ने साइन किया पर अब तक इसको रेटिफाई नहीं किया है। तो एक बार ये कंट्री कोई साइन कर लेती है इसको, तो फिर उनको सारे स्टेप्स लेने होते हैं कि उनकी कंट्री में टॉर्चर ना हो, इनह्यूमन ट्रीटमेंट ना हो, पनिशमेंट, डिग्रेडिंग पनिशमेंट, इनह्यूमन ट्रीटमेंट ना दी जाए। और जो पार्टीज ये कन्वेंशन रेटिफाई कर लेती है उनको ये भी इंश्योर करना होता है कि वो अपने नेशनल्स को कोई और कंट्री में ना भेजे जहाँ पे उनके ऊपर टॉर्चर होगा। तो हमने जो रिसेंटली देखा था पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप केस जो था, जिसके अंदर हमने देखा कि डेनमार्क यहाँ पे एक्स्ट्राडिशन नहीं कर रही है इंडिया में जो अक्यूज्ड है उनका, क्योंकि वो कहते हैं कि इंडिया में अगर उनको भेजा जाएगा तो चांसेस है कि उनको टॉर्चर किया जाएगा यहाँ पे। तो इसीलिए जो कस्टडियल टॉर्चर होता है, डेथ्स होती है, और जो ये टॉर्चर प्रोविजंस है उनके अगेंस्ट, टॉर्चर के अगेंस्ट स्टेप्स लेना, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना जरूरी है, वो है। फिर अगला न्यूज आइटम है वाटर टू पावर ऑफ 4। तो वाटर टू द पावर ऑफ 4 ये एक्चुअली 4 वाटर्स एक टेक्निक है जो लेट टी हनुमंत राव एक इंजीनियर थे, उन्होंने ये डेवलप की थी, उनका ब्रेन चाइल्ड है ये, और वो आंध्र प्रदेश में यहाँ पे उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था अंडर ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये 4 वाटर्स कंसेप्ट में जो 4 वाटर्स है वो सेंट्रल फोकस पे होते हैं। वो है एक रेन वाटर, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर और मेंटेनेंस ऑफ सॉइल मॉइस्चर। तो ये 4 चीजों पे फोकस किया जाता है। तो इस वजह से ग्राउंड वाटर लेवल इंप्रूव होता है और फिर एक साल में इवन फार्मर्स 3 क्रॉप्स भी कर सकते हैं। तो ये इसका बेनिफिट है। तो फिलहाल ये तेलंगाना में भी डेवलप किया जा रहा है और राजस्थान में भी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट किया गया है। ये 4 वाटर टेक्निक है। फिर तो ये 4 वाटर टेक्निक में बेसिकली होता ये है कि यहाँ पे जो यहाँ पे पॉपुलेशन टैंक्स है, ट्रेंचेस है, वो बनाए जाते हैं, मिनी पॉपुलेशन टैंक्स, और यहाँ पे अर्दन मटेरियल यूज किया जाता है, सीमेंट नहीं यूज किया जाता, ताकि यहाँ पे जो सस्टेनेबल वाटर प्रिजर्वेशन किया जा सके। तो ये वाटर कंजर्वेशन टेक्निक है। तो कॉन्टोर ट्रेंचेस जो है, तो इससे रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है, ये ट्रेंचेस बना के, तो उस पे एम्फसाइज किया जाता है। फिर अगला न्यूज आइटम है फोर्टिफाइड बाय कॉयर जियो टेक्सटाइल्स। तो ये जियो टेक्सटाइल्स हमने पहले भी किया था, टेक्निकल टेक्सटाइल्स। तो ये टेक्सटाइल स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये जियो टेक्सटाइल्स जो है ये एग्रीकल्चर के लिए जो यूज किए जाते हैं। तो यहाँ केरला में कॉयर जियो टेक्सटाइल्स यूज किए जा रहे हैं। तो ये कॉयर से मैट्स बनाए जाते हैं, जो कोकोनट कॉयर जो मिलता है उससे, तो उसके जो ऊपर बाल होते हैं जो कोकोनट के, उनसे ये
व्यू करके उनको ये मैट्स बनाए जाते हैं। तो ये मैट्स को यूज किए जा रहे हैं ऑन द बैंक्स ऑफ पॉन्ड्स, तो पॉन्ड्स के, स्ट्रीम्स के साइड्स पे, वॉल्स पे, बैंक्स पे यहाँ पे ये मैट लगाए जाते हैं ताकि बैंक्स स्ट्रेंथन हो और यहाँ पे ये नेचुरल तरीके से हो। तो इवन सीमेंट लगाए थे तो वहाँ पे फिर ग्रास वगैरह ग्रो नहीं हो सकता, तो ये ग्रास फॉर्मेशन भी, ग्रास ग्रोथ भी फैसिलिटेट करता है। इसकी वजह से और फर्दर स्ट्रेंथनिंग होती है, सॉइल इरोजन भी प्रिवेंट होता है और ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली है। तो ये कॉयर जियो टेक्सटाइल्स यूज किए जा रहे हैं फॉर अगेन प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर इन केरला। तो ये 100% ऑर्गेनिक फाइबर है, कोकोनट हस्क से ये बनता है जैसे हमने डिस्कस किया। ये रॉट मोल्ड से रेजिस्टेंट है, मॉइस्चर रेजिस्टेंट भी है, इनको कोई केमिकल ट्रीटमेंट की भी जरूरत नहीं होती है और हाई स्ट्रेंथ है और ये लंबा चलता भी है। तो ये इरोजन वगैरह हेल्प प्रिवेंट करता है, वेजिटेशन अलाउ करता है फ्लरिश करने को, उनको ब्लॉक नहीं करता और ये बेनिफिशियल होता है फॉर वाटर कंजर्वेशन। फिर अगला न्यूज आइटम है, वेयर इन बेंगलुरु आर स्टेप्स टेकन टू सेव अ पॉइजन लेक। तो ये बेलंदुर लेक है जो बेंगलुरु में है, कर्नाटका में। तो ये काफी न्यूज में रहा है। फिलहाल यहाँ पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक ऑर्डर पास किया है जो समझा जाता है वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट ऑर्डर्स है। तो इस ऑर्डर में ये कहा गया है कि यहाँ पे बेलंदुर लेक के आजू बाजू जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनको शट डाउन किए जाए। फिर यहाँ पे डेडलाइन रखी गई है स्ट्रिक्टली कि 1 महीने में ये करना है। इवन लेक को डीवीड करना है, जो वीड्स यहाँ पे ग्रो हुए उनको निकालना है, सिल्टिंग यहाँ से हटाना है और यहाँ पे जो सीवेज, रोज का ऑलमोस्ट 500 मिलियन लीटर सीवेज इसमें फ्लो होता है, तो वो सीवेज को स्टॉप करना है, इसमें फ्लो नहीं होना चाहिए। अराउंड 700 एकड़ का लेक है। ये काफी प्रोमिनेंटली न्यूज में रहा है क्योंकि 2 साल पहले यहाँ पे फायर लग गया था, तो लेक में फायर लग गया था। तो लेक में फायर इसलिए लग गया था क्योंकि यहाँ पे फ्रॉथिंग होता है। तो यहाँ पे जो सीवेज डिस्चार्ज होता है, तो जैसे हम कपड़े धोते हैं, वॉशिंग करते हैं, तो जो फ्रॉथ निकलता है, फेस निकलती है जो कहते हैं, तो वो फ्रॉथ यहाँ पे क्योंकि केमिकल्स इसमें डाले जाते हैं सीवेज, तो उसकी वजह से यहाँ पे पूरे लेक में फ्रॉथिंग हो रहा है और ये केमिकल्स की वजह से फिर यहाँ पे फायर भी लग गया। तो ये काफी प्रोमिनेंटली न्यूज में रहा है और तब से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी यहाँ पे पिटिशन फाइल किया गया है और ये केस हियर किया जा रहा है। इवन 2015 में एनजीटी ने ऑर्डर दिया था कि यहाँ जो बिल्डर्स कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वेटलैंड में या बेलुंदर के पास, तो वो बंद किया उन्होंने, उनको स्टॉप करवाया, फाइन लगाया उनपे। फिर यहाँ 2016 में एक एनजीटी ने ऑर्डर पास किया कि जो बफर जोन है लेक्स के उनको इंक्रीज करना चाहिए। 30 मीटर का बफर जोन होता है लेक्स के लिए, तो उसको इंक्रीज करके 75 मीटर रखा है उन्होंने। फिर इवन नो बिल्ड जोन उन्होंने कहा कि 50 मीटर्स के अराउंड जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स है तो उनके अराउंड 50 मीटर्स में नो बिल्ड जोन होगा, मतलब हम बिल्डिंग्स नहीं बनाई जाए ताकि जो रेन वाटर यहाँ पे फ्लो हो तो उसके लिए कोई अड़चन ना आए, वो इजीली फ्लो होके टैंक्स में जा सके, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स में। तो ये सारे ऑर्डर्स भी एनजीटी ने इसके कंटेक्स्ट में पास किए हैं। तो यहाँ पे ये फायर इंसिडेंट था, वो काफी प्रोमिनेंट था। तो अब ये एक सीवेज बन गया है द लेक। पहले ये 1980s में ये लेक से पानी पहुंचता था इवन आउटस्कर्ट्स ऑफ बेंगलुरु में, मतलब बेंगलुरु के अराउंड जो विलेजेस वगैरह है वहां पे भी यहाँ पे पानी पहुंचता था इस लेक से। तो अब ये यूजलेस हो गया है बिकॉज ऑफ सीवेज। जो यहाँ सिटी ग्रो होती है तो यहाँ सीवेज जो डाला जाता है उससे ये लेक का कंडीशन हुआ है। तो ये है बेलंदुर लेक। फिर अगला न्यूज आइटम है, IGIB uses novel drug discovery approach to identify drug targets in TB बैक्टीरिया। तो ये CSIR काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो उनकी इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। तो यहाँ के रिसर्चर्स ने टीबी कॉजिंग बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पे स्टडी की है और उन्होंने एक अलग तरीका ढूंढा है कि ड्रग डिस्कवरी कैसी होनी चाहिए। तो हम टीबी काफी न्यूज में सुन रहे हैं कि MDR टीबी, XDR टीबी होते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जो है। तो ये क्यों होते हैं? क्योंकि ड्रग रेजिस्टेंस आ जाता है, ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया में आ जाता है, फिर वो ड्रग उन पे असर नहीं करता। तो ये ड्रग रेजिस्टेंस क्यों आता है? क्योंकि ये बैक्टीरिया म्यूटेट हो जाते हैं, जेनेटिक म्यूटेशन हो जाता है, उनका जीन्स चेंज हो जाते हैं, तो फिर वो ड्रग उन पे काम नहीं करते। तो ये एवोल्यूशन टेक्निक है, तो जो ऑर्गेनिजम्स है वो म्यूटेशन होते हैं तो ये इवॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है उनके जो सारे जीन्स है उनको ये रिसर्चर्स ने स्टडी किया है। तो ये सिस्टम्स बायोलॉजी स्पिंडल मैप उन्होंने अप्रोच ये यूज किया है। तो सारे जीन्स मैपिंग किए हैं और उन्होंने ये सर्च करने की कोशिश की है ये सारे जीन्स में से एसेंशियल जीन्स कौन से है बैक्टीरिया के। तो इस बैक्टीरिया के जो भी एसेंशियल जीन्स है, मतलब उनके वो सर्वाइवल के लिए जरूरी है, तो वो उनको म्यूटेट नहीं कर सकते। अगर उनको म्यूटेट करेंगे तो उनके सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाएगी। तो जो जेनेटिक म्यूटेशन नहीं हो पाएंगे वो सारे जीन्स उन्होंने ढूंढे, वो अराउंड 116 एसेंशियल जीन्स उन्होंने फाइंड किए।
तो अब ये 116 एसेंशियल जीन्स में से उन्होंने ये देखा कि इनमें से कितने जीन्स है जो ह्यूमन जीनोम्स से मैच नहीं करते, ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस से, तो उसको मैच किया इससे। तो सिमिलैरिटी जो जीन्स में नहीं है वो उन्होंने ढूंढा कि 104 जीन्स है जो ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस से मैच नहीं होते। अगर जीन सेम है, सिमिलर है ह्यूमंस में और ये बैक्टीरिया में, तो अगर जो ड्रग यूज किया जाएगा वो जीन को टारगेट करेंगे तो वो बैक्टीरिया को तो असर होगे ही, उसका ह्यूमंस पे भी असर होगा। इसीलिए उन्होंने ये भी चेक किया। तो 104 जीन्स मिले उनको जिनके नो सिमिलैरिटी कोई नहीं है विद द ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस। तो इन जीन्स में से उन्होंने फिर स्पेसिफिकली फाइंड आउट किया कि कितने पोटेंशियल है जिनको ड्रग टारगेट्स बनाया जा सकता है। तो उनको 33 ऐसे जीन्स मिले जो ड्रग टारगेट्स बना सकते हैं, और ये उन्होंने देखे कि इनमें कभी भी म्यूटेशन नहीं हुआ है सारे टीबी स्ट्रेन्स में। तो अराउंड 1623 टीबी स्ट्रेन्स है, 1084 मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी स्ट्रेन्स है। तो इनमें सब में कभी भी इन 33 जीन्स में म्यूटेशन नहीं हुआ है। तो इन जीन्स को अब शॉर्टलिस्ट किया गया है, तो उनमें से इन पे टारगेट करते हुए वो ड्रग्स बनाएंगे। तो प्रेजेंटली भी जो टीबी ड्रग्स है उनके ऊपर भी स्टडी की गई, तो पता चला कि जैसे जो प्रोमिनेंट टीबी ड्रग्स है आइसोनियाजिड, तो ये आइसोनियाजिड में वेरिएशंस है, कम है लेकिन वेरिएशंस है, जेनेटिक म्यूटेशंस हुए जो ये ड्रग टारगेट है, इस ड्रग का टारगेट है वो। लेकिन बेडाक्विलिन जो रिसेंट है एमडीआर टीबी के लिए, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए जो ड्रग है, उनके ऊपर जब ये स्टडी की गई तो ये पता चला कि जो बेडाक्विलिन का टारगेट जीन है तो वो उसमें कोई म्यूटेशन नहीं होता है। तो इससे ये पता चलता है कि जब ये टारगेट जीन ऐसा हो जिसमें म्यूटेशन नहीं होता है तो वो ड्रग फिर लास्टिंग हो सकता है। तो ये स्टडी है। फिर अगला न्यूज आइटम है द लास्ट वन, व्हाट्स पावरिंग द रूपी। तो ये रूपी स्ट्रांग हो रहा है उसके बारे में न्यूज है, मतलब रूपी अप्रिशिएट हो रहा है, मतलब कंपेयर टू डॉलर रूपी की वैल्यू ज्यादा हो रही है। तो डॉलर रूपी एक्सचेंज रेट जो है वो काफी टाइम तक 66 लेवल पे था, मतलब $1 इज इक्वल टू 66 रुपीज, मतलब हम 66 रुपीज देंगे तो हमको $1 मिलेगा। अब लास्ट वीक इसका स्ट्रेंथ 63.93 एक्सचेंज रेट हो गया है, मतलब हमको 63.93 रुपीज में ये $1 मिल जाएगा। तो जब कम रुपी देके हमको डॉलर मिल सकता है मतलब रूपी स्ट्रांग हो रहा है, पहले से कम देना पड़ रहा है। तो ये रूपी अप्रिसिएशन होने के रीजंस क्या है वो क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो प्रीवियसली भी जो इंटरनेशनली जो इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे ब्रेक्जिट रेफरेंडम हुआ, उसके अंदर ब्रेक्जिट डिसीजन लिया गया कि ब्रिटेन एग्जिट हो जाएगी ईयू से। फिर डोनाल्ड ट्रंप की जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में विक्ट्री हुई, तो ये जो ग्लोबल शिफ्ट्स हुए, तो यहाँ पे ब्रेक्जिट के बाद पाउंड भी डिक्लाइन हो गया, 20% डिक्लाइन हुआ अगेंस्ट डॉलर। तो यहाँ पे डॉलर भी अभी वीक चल रहा है। तो ये सब स्टेप्स हुए ही थे, इवेंट्स हुए थे, लेकिन तब रूपी फिर भी 66 लेवल पे था। जो रिसेंट वैल्यू जो इंक्रीज हुई है रूपी की, तो उसके रीजंस कहा जा रहे हैं कि एक है कि बीजेपी ने जो यूपी स्टेट असेंबली इलेक्शंस में जो विक्ट्री लाई है, तो उस वजह से एफपीआई उसके बाद काफी बढ़ गए। तो इन द इंडियन मार्केट जो कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स का वो बढ़ गया है। तो एफपीआई इंक्रीज होने की वजह से भी रूपी अप्रिसिएशन हुआ है। डॉलर वीक चल रहा है, फेडरल रिजर्व का जो स्टांस हो रहा है कि रेट हाइक करना है कि नहीं, इंटरेस्ट रेट हाइक, उसकी वजह से भी डॉलर वीक हो रहा है और यहाँ पे रूपी को बेनिफिट हो रहा है उसका। और फिर जो रूपी डिप्रिशिएट भी हो सकता है, इसके भी कंसर्न्स हैं। तो वो मेनली है क्योंकि ट्रेड डेफिसिट है, अभी भी ट्रेड डेफिसिट है। इंडिया का एक्सपोर्ट्स तो ग्रो हो रहे हैं पर इंपोर्ट्स उससे ज्यादा रेट पे ग्रो हो रहे हैं, तो इसलिए ट्रेड डेफिसिट अभी भी है और वो बढ़ रहा है। तो इस वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट भी है और इसकी वजह से रूपी वीकन हो सकता है। तो हमको पैसे देने होते हैं, जब इंपोर्ट ज्यादा होते हैं मतलब हमको रूपी में उनको पे करना होता है। तो अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन होता है वो रूपी की जो डिमांड है मार्केट में उस पर होता है। तो अगर रूपी मार्केट में ज्यादा होगा तो वो डिप्रिशिएट होगा, अगर कम होगा तो डिमांड में होगा तो वो अप्रिशिएट होगा। तो ऐसे, तो यहाँ पे जब हम इंपोर्ट्स में पे कर रहे हैं तो रूपी मार्केट में जा रहा है, तो ऑफकोर्स ये डिप्रिसिएशन हो सकता है। दूसरा कंसर्न है अबाउट एक्सटर्नल डेट। तो एक्सटर्नल डेट भी इंडिया का काफी ज्यादा है। तो लॉन्ग टर्म डेट तो कम हो रहा है, शॉर्ट टर्म डेट फिर भी कम रेट पे कम हो रहा है। तो ये भी कंसर्न है, लेकिन डेट को हम टैकल कर सकते हैं विद फॉरेक्स रिजर्व, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है हमारा। तो आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व को भी इंक्रीज करने के स्टेप्स लेगी। फॉरेक्स रिजर्व ऑलरेडी हाई है और प्लस आरबीआई अभी भी शायद इंटरवीन करे, करेंसी ज्यादा स्ट्रांग हो वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो वो एक्चुअली एक्सपोर्ट्स को सफर करते हैं उससे। तो अगर रूपी वैल्यू ज्यादा कम हो गई, मतलब रूपी ज्यादा स्ट्रांग हो गया, अगर $1 में कम रूपी मिलेंगे तो जो एक्सपोर्टर्स हो गए वो उनको डिफिकल्टी होगी, उनको लॉस होगा, क्योंकि वो डॉलर्स में कमा रहे हैं लेकिन वो एक्सचेंज करेंगे तो उनको कम रुपए मिलेंगे फिर।
तो इसीलिए ज्यादा स्ट्रेंथनिंग, फर्दर स्ट्रेंथनिंग ऑफ करेंसी भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो ज्यादा अप्रिसिएशन भी नहीं होता है। अच्छा, तो यहाँ पे आरबीआई में भी इसमें इंटरवीन भी करे, वो ज्यादा डॉलर्स खरीदे मार्केट से, तो अगर वो डॉलर्स बाय करेंगी तो उसकी वजह से कम पैसे, रुपये अप्रिसिएटेड है अभी तो कम पैसे देने पड़ेंगे डॉलर्स बाय करने को, तो वो भी उनको बेनिफिट है और फॉरेक्स रिजर्व भी स्ट्रांग होगा इससे। तो ये स्टेप्स आरबीआई ले सकती है। और एक पॉइंट ये भी रखा जा रहा है कि रुपी फिलहाल ओवर वैल्यूड है, तो ये जो एक्सचेंज रेट है तो रीर कहा जाता है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट अगर 100 से ज्यादा आता है इसका मतलब है कि करेंसी ओवर वैल्यूड है, अगर 100 से कम आता है मतलब करेंसी अंडर वैल्यूड है। तो हमारा रीर अगर 6 करेंसी ट्रेड वेटेड रीर लेते हैं, मतलब 6 करेंसीज लो जिनके साथ ट्रेड होता है, तो ये 6 करेंसी ट्रेड वेटेड रीर है इंडिया का रुपी के लिए 106, और अगर 36 करेंसी ट्रेड वेटेड रीर देखते तो वो 117 है। तो क्लियरली इससे पता चलता है कि रुपी ओवर वैल्यूड भी है, तो ज्यादा ओवर वैल्यूड रुपी से कॉम्पिटिटिवनेस भी अफेक्ट होगा इन द इंटरनेशनल मार्केट, जैसे हमने डिस्कस किया कि एक्सपोर्ट्स को नुकसान होता है इसमें। तो ये है नीर और रीर। तो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होता है और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। नॉमिनल इज इन टर्म्स ऑफ करेंसी वैल्यू एज सच, तो इसमें परचेजिंग पावर, पैरिटी, इन्फ्लेशन वगैरह नहीं देखा जाता, पर अगर इट इज एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन तो उसको कहते हैं रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो वो प्राइस इंडाइसेस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो प्राइस इंडाइसेस है उनसे पता चलता है इन्फ्लेशन लेवल्स क्या है, परचेजिंग पावर, पैरिटी, तो वो इसमें आता है। और दो टर्म्स होते हैं, अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन भी होता है और डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन होता है। तो ये अभी हम जो बात कर रहे थे वो रुपी अप्रिसिएशन की बात कर रहे थे, तो ये अप्रिसिएशन रुपी का हो रहा है इन टर्म्स ऑफ डिमांड इन द मार्केट, कि वो करेंसी का मार्केट में डिमांड कैसा है। तो ये मार्केट के हिसाब से अगर वैल्यू डिफाइन होती है तो उसको कहते हैं अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन। अगर गवर्नमेंट खुद चेंज करती है कि हम एक्सचेंज रेट ये रखते हैं, तो उसको फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम्स जो होते हैं उसमें ये डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन हो सकता है। तो ये अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन मार्केट कंट्रोल्ड है, तो रुपी अप्रिशिएट डिप्रिशिएट भी होता है, लेकिन जो फिक्स्ड हमारा पार्शियल है, पार्शियली फिक्स्ड पार्शियली फ्लोटिंग है, तो हमने डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी भी कई बार किया है। तो इन केसेस में फिर रुपी एक्सचेंज रेट डिटरमिन किया जाता है बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, कि हम ये डिसाइड करते हैं कि ये होगा। तो डिप्रिसिएशन कम होना, अप्रिसिएशन ज्यादा पड़ना, और डिवैल्यूएशन अगेन कम होना, और रिवैल्यूएशन मतलब वैल्यू इंक्रीज करना। तो डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी जनरली किया जाता है, जैसे हमने देखा कि एक्सपोर्ट उससे काफी बेनिफिट होते हैं। तो चाइना को भी कई बार इससे एलिगेशंस आते हैं कि युआन की वैल्यू कम है, इट्स अ डिवैल्यूड करेंसी, तो इट्स एक्चुअली उसका वैल्यू डिवैल्यूड है, मतलब कि उसको कम ही रखा गया है। तो ये कंसर्न्स भी रेज किए जाते हैं। तो वैसे ये 4 टर्म्स है जिसको आपको समझना है। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।